वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वन शॉट बॉटनी की इस सीरीज का आज सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप एमजीसीआई यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और लगातार अपनी 2025 की तैयारी को नए मुकाम देते रहें और नया सफलता का एक परचम लहरा दें। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसमें हम जीवित जीव अथवा उससे प्राप्त होने वाले एंजाइमों का उपयोग कर मानव के लिए उपयोगी उत्पाद अथवा सेवाओं, जिन्हें हम प्रक्रम या प्रोसेस भी बोलते हैं, उनका हमें विकास करना था। मतलब हमें मनुष्य के लिए कोई ना कोई एक उपयोगी उत्पाद बनाना है और कोई एक उपयोगी प्रक्रम यहां पर डेवलप करना है। इसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आज के इस चैप्टर में हम उसी प्रक्रम को डेवलप करेंगे, उसी उत्पाद को यहां पर हम बनाने वाले हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में कैसे बनाना था ये हमने सीख लिया। आज उस उत्पाद को बनाएंगे, उसका क्या उपयोग रहेगा और उसे बायोटेक्नोलॉजी से ही बनाना क्यों जरूरी है, ये हम आज यहां सीखने वाले हैं। बेटा हमने वहां पर यह भी सीखा पिछले चैप्टर में कि वास्तव में वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग सीमित अर्थों में करते हैं ओनली फॉर जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आज के हमारे लेक्चर की कहानी स्टार्ट भी वहीं से होती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, जिसमें जीवाणु अर्थात सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, कवक, पौधे व जंतु, इनका उपयोग करके हम बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो जीवित जीवों से मिलती हैं, उनको हम बायोटेक्नोलॉजी से बनाने वाले हैं। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स व बायोलॉजिकल्स का यहां उत्पादन हम करेंगे। तो ओवरऑल पुनः एक बार सुने कि वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग सीमित अर्थों में होता है ओनली फॉर जीएमओज। आज हम उन्हीं जीएमओज का उपयोग करके बायोफार्मास्यूटिकल्स व बायोलॉजिकल्स का यहां उत्पाद या उत्पादन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करें इनके उत्पादन को। हम बायोटेक्नोलॉजी को किन क्षेत्रों में उपयोग करेंगे, देखें यहां पर हम इसका उपयोग करेंगे थेरेप्यूटिक्स में, मतलब जो दवाइयां होती हैं, जो चिकित्सा शास्त्र होता है उसमें, डायग्नोस्टिक में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर में इनका यूज करेंगे, बायो रेमिडिएशन मतलब जैव सुधार में हम इसका उपयोग करेंगे। जैव सुधार का मतलब है पहले जो चावल आता था उसमें विटामिन ए नहीं था, बाद में हमने चावल में विटामिन ए को इंट्रोड्यूस कराया और गोल्डन राइस के नाम से अब वो वर्तमान में उपलब्ध है। इस प्रोसेस को बोलेंगे बायो रेमिडिएशन या जैव सुधार। प्रोसेस्ड फूड यहां पर हम करेंगे, वेस्ट ट्रीटमेंट या अपशिष्ट निपटान व एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमने क्या क्या देखा, थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट व एनर्जी प्रोडक्शन। इन क्षेत्रों में हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले हैं। इन क्षेत्रों के उपयोग के साथ में यहां बड़ा इंपॉर्टेंट एक हेडिंग है, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यदि बायोटेक्नोलॉजी में आपको आगे वर्क करना है तो इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं, जिसमें सबसे पहला है कि उस प्रक्रम के लिए हम एक बेस्ट कैटलिस्ट प्रदान हमें करना होगा। बायोटेक्नोलॉजी के प्रक्रम के लिए हमें एक बेस्ट कैटलिस्ट देना होगा, और ये जो बेस्ट कैटलिस्ट है ये उन्नत जीव, जो कि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या शुद्ध एंजाइमों के रूप में रहेगा। नंबर 2 है, हम इस कैटलिस्ट को काम करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऑप्टिमम कंडीशंस को पैदा कराएंगे। ऑप्टिमम कंडीशन देंगे, जैसे अनुकूल ताप, अनुकूल पीएच देंगे उसको। और तीसरा है, हम यहां करेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसके दौरान
कार्बनिक पदार्थ या प्रोटीन का शुद्धिकरण करके उसका उपयोग किया जाएगा। तो ओवरऑल 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के। नंबर 1 बेस्ट कैटलिस्ट देना, नंबर 2 कैटलिस्ट को काम करने के लिए सारी की सारी अनुकूल परिस्थितियां देना, और नंबर 3 डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो आइए स्टार्ट करें इनके एप्लीकेशंस को। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। क्यों आवश्यकता पड़ी कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की? तो सबसे पहली बात तो यह है कि लगातार विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और विश्व की जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य में उत्पादन जो है या खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन है उसमें भी हमें वृद्धि करनी होगी, उसे भी हमें इंक्रीज करना होगा। तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमारे पास में 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, रसायन आधारित कृषि। और ये जो रसायन है, ये रसायन एग्रो केमिकल्स हैं, कृषि के ही रसायन हैं। दूसरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और तीसरी है जेनेटिकली इंजीनियरिंग या इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब आनुवांशिकता निर्मित जो फसल हैं उनका उपयोग हम करेंगे। आइए नंबर 1 पर चलें, कृषि रसायन आधारित कृषि। बेटा इसको ही हम कहते हैं हरित क्रांति, और इस हरित क्रांति के द्वारा उत्पादन में 3 गुने से ज्यादा की वृद्धि हो गई। जो उत्पादन है, जो प्रोडक्टिविटी है, उस उत्पादन में कितने की वृद्धि हो गई? 3 गुने से ज्यादा की। बोले सर जब कृषि रसायनों के द्वारा उत्पादन में 3 गुने की वृद्धि हो रही है तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये होने वाली जो वृद्धि थी ये बहुत कम निर्भर करती है अच्छी किस्मों के प्रयोग पर, जबकि ये मुख्यतः निर्भर करती है बेटर मैनेजमेंट व कृषि रसायनों के उपयोग पर। बोले सर इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? उत्पादन तो बढ़ा, बेटर मैनेजमेंट से बढ़ा, ये तो और अच्छी बात है। बोले रसायनों से बढ़ा, हम और ज्यादा रसायन डालते हैं, उत्पादन और बढ़ जाएगा। समस्या यही इन रसायनों में छुपी है। रसायनों में 2 समस्याएं हैं। नंबर 1, ये रसायन बहुत महंगे हैं, और इनका जहरीला या विषैला प्रभाव मृदा पर भी है, उस पादप पर भी है जिस पर हम इन रसायनों का उपयोग करेंगे, व उन जीवों पर भी है जो इन पादपों पर निर्भर करते हैं। तो विकासशील देश जैसे कि भारत के जो किसान हैं उनके लिए ये इतने महंगे कृषि रसायन खरीद पाना संभव नहीं है, और यदि संभव भी हो जाए तो चूंकि ये विषैले हैं अतः इनका प्रयोग हमें सीमित करना होगा, हमें इनके प्रयोग को कम करना होगा। नंबर दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक कृषि, जिसमें रसायनों का प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन बिना रसायनों के प्रयोग किए जब हमने खेती करी तो उत्पादन कम होने लगा, क्योंकि परंपरागत जो प्रजनन की तकनीकें हैं उनके द्वारा अब उत्पादन को और ज्यादा बढ़ा पाना संभव नहीं है। तो वर्तमान में हमारी आवश्यकता क्या है? मैं इसके नीचे वाला ये जो टिश्यू कल्चर का है ये भी जस्ट अभी पढ़ाऊंगा, पहले सीक्वेंस से चलते हैं हम। तो वर्तमान में हमारी आवश्यकता क्या है? वर्तमान में हमारी आवश्यकता है उत्पादन को कम किए बिना, प्रोडक्शन कम ना हो, उत्पादन कम ना हो, लेकिन जो कृषि रसायन है, जो एग्रीकल्चर के केमिकल्स हैं, जो जहरीले हैं, जो विषैले हैं, उन पर हमारी निर्भरता, उन पर हमारी आश्रितता कम से कम हो जाए, ये वर्तमान में हमारी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की जो पूर्ति है वो करेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर जो है, जिसमें हम आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का प्रयोग करेंगे। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव क्या होते हैं? वे जीव जिनके जीनोम में हमने हस्त कौशल के द्वारा, मैनिपुलेशन के द्वारा किसी बाहरी जीन को इंट्रोड्यूस कराया, उन्हें बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का व्यवहार किस पर निर्भर करेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये, जो यहां पर देखें, यहां लिखा हुआ है, ये उस स्थानांतरित जीन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जो जीन हमने उस जीव में इंट्रोड्यूस किया है, ये निर्भर करेगा परपोषी पर। परपोषी मतलब वो जिसमें हम जीन को डाल रहे हैं,
वो जीवाणु हो सकता है, कोई पौधा, कोई जंतु हो सकता है, साथ ही साथ खाद्य जाल की में उन जीवों की स्थिति पर। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का व्यवहार किन चीजों पर निर्भर करेगा? नंबर 1 स्थानांतरित जीन की प्रकृति, नंबर 2 परपोसी, परपोसी जो जीवाणु, पौधे या जंतु जिनमें हमने जीन को इंट्रोड्यूस किया है, नंबर 3 इन जीवों की खाद्य जाल में क्या स्थिति है, उस पर इनका व्यवहार निर्भर करेगा। बेटा हम यहां जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बना रहे हैं, उस क्रॉप को बनाने का हमारा कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो सबसे पहला उद्देश्य था उत्पादन ज्यादा से ज्यादा रहे, और इस उत्पादन के दौरान हमें रसायनों का प्रयोग या तो ना करना पड़े, और करना भी पड़े तो रसायनों पर हमारी निर्भरता बहुत कम से कम हो। रसायनों का प्रयोग हम जिन कारणों से कर रहे थे, यदि हम आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों में उन कारणों के लिए प्रतिरोध पैदा कर दें, तो रसायनों का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 हमारा टारगेट है कि जो हम फसल बनाएं रसायनों के प्रयोग से, किससे बेटा? मैंने रसायनों का प्रयोग बोल दिया है। जो हम फसल यहां बना रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूज के द्वारा, उस फसल में हम चाहते हैं अजैव प्रतिबलों के प्रति प्रतिरोध हो। जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे ठंडा, सूखा, लवणता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, इनके लिए हमारी फसल के पास प्रतिरोध होना चाहिए। नंबर दूसरा, हमारी जो फसल है वो पीड़क प्रतिरोधी होनी चाहिए क्योंकि फसल यदि पीड़क प्रतिरोधी रहेगी तो हमें पीड़क नाशियों जैसे रसायनों का उपयोग नहीं करना होगा। नंबर 3 कटाई के पश्चात होने वाली जो हानि है वो हानि कम से कम होनी चाहिए। नंबर 4 हमारा उद्देश्य है हमारी फसल की पोषण या पोषकों के या खनिजों के उपयोग की दक्षता ज्यादा से ज्यादा हो। इससे फायदा ये मिलेगा हमारी मृदा जल्दी से अनउर्वरक नहीं होगी। साथ ही साथ हमारा 5वां उद्देश्य है जो हम फसल से यहां उत्पाद बनाएं उस उत्पाद के पोषण स्तर में वृद्धि होती रहे या उसका पोषण स्तर बहुत ज्यादा रहे। तो टोटल हमारे यहां पर 5 टारगेट है। नंबर 1 अजैव प्रतिबलों के प्रति प्रतिरोध, नंबर 2 रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता के लिए पीड़क प्रतिरोधी फसल का विकास करना, कटाई के पश्चात हानि कम से कम हो, खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि हो जाए जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता जल्दी से खत्म ना हो, और लास्ट है खाद्य पदार्थ के पोषण स्तर में वृद्धि हो जाए जैसे विटामिन ए रिच हमने गोल्डन राइस बनाया था। तो ये सारे काम हम चाहते हैं हमारी जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप से। अब मान लीजिए हमने आनुवांशिकता रूपांतरित फसल डेवलप कर ली जिसमें ये पांचों गुण यहां पर मौजूद हैं, लेकिन अब जब उससे अगली पीढ़ी पैदा कराएंगे तो अगली पीढ़ी पैदा कराने के दौरान यदि इन पादपों में हमने लैंगिक जनन करा दिया, याद करें कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो जस्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक श्रेष्ठ है, और लैंगिक की तुलना में बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा बेस्ट है। क्या रीजन था इसका? क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन भी जा सकते हैं। तो अब हमने बायोटेक्नोलॉजी से इन 5 चीजों को लेकर एक नई फसल डेवलप तो कर ली, लेकिन यदि उसमें लैंगिक जनन हुआ तो शायद इनमें से कुछ लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचे, कुछ अवांछित भी अगली पीढ़ी में पहुंच जाएं, कुछ वांछित पहुंच ही ना पाए अगली पीढ़ी में। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम अब यहां पर यूज करेंगे हमारी बायोटेक्नोलॉजी के इन पादपों को ग्रो कराने के लिए टिश्यू कल्चर की मेथड। हालांकि जो टिश्यू कल्चर की जो मेथड है वो मेथड ऐसी नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी की खोज के बाद आई, वो उसके और पहले से उपलब्ध थी। मतलब 1972-73 में जब पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उसके पहले से भी हमारे देश के वैज्ञानिक टिश्यू कल्चर की जानकारी रखते थे। तो 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने यह जान लिया था 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने यह जान लिया था कि यदि हम
पादप के किसी एक छोटे से हिस्से को अंडर स्टेराइल कंडीशन न्यूट्रेटिव मीडिया पर रखें, पोषक माध्यम पर रखें, तो उससे हम एक कंप्लीट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो पादप का वह हिस्सा जिससे कंप्लीट प्लांट को डेवलप किया जा रहा है उसे एक्सप्लांट कहते हैं। वो जो एक्सप्लांट है उसमें टोटी पोटेंसी होती है या उसमें पूर्ण सख्तता पाई जाती है। अब यहां एक शब्द दे रखा है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ऊतक संवर्धन के द्वारा कम समय में हजारों पादपों को ग्रो करवा देना, यह कहलाता है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। बेटा माइक्रो प्रोपेगेशन में बनने वाले सारे के सारे प्लांट 100% आइडेंटिकल होंगे, उनकी जेनेटिक सेम होगी, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं सोमा क्लोन। सोमा क्लोन का यूज करके हम टोमेटो, बनाना, एप्पल, इन फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। एक होता है मेरिस्टेम कल्चर। मान लीजिए हमें जिस प्लांट का कल्चर करवाना है, जिस प्लांट का माइक्रो प्रोपेगेशन कराना है, वो प्लांट वायरस से इंफेक्टेड है। तो प्लांट में जब विषाणु का संक्रमण होता है तब भी प्लांट का जो मेरिस्टेम है वो वायरस फ्री होता है। तो विषाणु संक्रमित पौधों से विषाणु रहित पौधे बनाने के लिए हम यूज करते हैं मेरिस्टेम कल्चर का। ठीक है, यहां एक और चीज समझते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड क्या होते हैं। सोमेटिक हाइब्रिड का मतलब है जैसे हम दो अलग अलग स्पीसीज की सेल ले लें, एक हमने ले ली पोटैटो की, एक ले ली टोमेटो की। इनकी सेल वॉल को हटाकर सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लस अंदर का मटेरियल, तो दोनों के प्रोटोप्लाज्म का यदि मैं फ्यूजन करवा दूं तब यह कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दो अलग पादपों की सोमेटिक सेल के बीच में संकरण करवाना सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाली जो सेल है उसे कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। ठीक, तो इसी तरह से वैज्ञानिकों ने पोटैटो प्लस टोमेटो को मिलाकर टोमेटो बनाया। उन्होंने ये सोचा कि यार आलू जो है वो जमीन के अंदर हो रहा है, टमाटर ऊपर हो रहा है, क्यों ना ऐसा हो जाए कि दोनों के गुण एक ही पादप में आ जाएं। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम, ऐसा सोचकर वैज्ञानिकों ने जब इस काम को करना चालू किया, लेकिन फाइनली जो टोमेटो बना उसमें व्यावसायिक महत्व के लक्षण प्राप्त नहीं हो पाए। चलिए, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम आ जाते हैं यहां पर कि भाई जो टेलर मेड प्लांट वास्तव में क्या है। टेलर मेड प्लांट का मतलब यहां पर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किए गए पादप हैं जिनके अंदर हमने हमारा जो वांछित जीन है उसको इंट्रोड्यूस करा रखा है। तो टेलर मेड प्लांट का उपयोग इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में अल्टरनेट रिसोर्स के फॉर्म में हम स्टार्च, फार्मास्यूटिकल्स या जो हमारी फैट है या जो हमारी फ्यूल है उसकी आपूर्ति करने के लिए, मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को जिन जिन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यदि वो स्टार्च है, वो मटेरियल फैट यहां लिखा नहीं है बट फैट की आपूर्ति भी हम इससे कर सकते हैं, या कोई फ्यूल है या कोई फार्मास्यूटिकल मटेरियल है उसकी आपूर्ति हम यहां से करेंगे। अब हम यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में जो एप्लीकेशन है उसमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पीड़क प्रतिरोधी पौधों का विकास। बेटा पीड़क प्रतिरोधी पौधों के विकास के लिए हमने एक जीवाणु बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस का उपयोग किया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीटी बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस है ये अपनी वृद्धि की विशेष अवस्थाओं के दौरान एक विष उत्पन्न करता है, और ये जो विष है, ये जो टॉक्सिन है, ये निष्क्रिय होता है, ये इनएक्टिव होता है। यदि हम एक काम कर पाए, ये जो बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस जीवाणु के विष पैदा करने वाले जीन को जीवाणु में क्लोन कर पौधों में इनको इंट्रोड्यूस करा पाए और पौधों में वो जीन एक्सप्रेस होने लगे, तो फिर फाइनली ये विष जो कीट आते हैं उनसे पौधों की क्या कर लेगा, सुरक्षा। तब हमने कुछ फसलें विकसित करी, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। बट ज्यादातर आप लोगों ने जो नाम सुना होगा वो बीटी कॉटन सुना होगा, हम यहां बीटी कॉटन को पढ़ डालते हैं। बेटा जो बीटी कॉटन है
तो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस जीवाणु की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीनों का निर्माण करती हैं जो कीटों के कुछ विशेष गणों, उन गणों के नाम है जैसे लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन एंड डिप्टेरन्स के सदस्यों को मारती हैं। लेपिडोप्टेरन्स के जो सदस्य हैं उसमें टोबैको, बर्डवर्म एंड आर्मीवर्म, कॉलियोप्टेरन्स में बीटल्स एंड डिप्टेरन्स में फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं। तो वास्तव में ये पूरी प्रोसेस कैसे चलेगी उसका ये फ्लो चार्ट ध्यान से समझना। जीवाणु बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस अपनी वृद्धि की अवस्था के दौरान प्रोटीन के क्रिस्टल बना रहा है। ये प्रोटीन के क्रिस्टल इंसेक्टिसाइडल हैं, मतलब कीटों को मार सकते हैं, लेकिन ये होते हैं इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में। जब ये निष्क्रिय विष कीट की आहार नाल में जाएगा, उसकी मध्य आहार नाल में पहुंचकर जब वो वहां पर सोल्यूबलाइज होगा, घुलेगा, तो सक्रिय हो जाएगा। क्योंकि इस प्रोटीन को सक्रिय होने के लिए चाहिए क्षारीय पीएच। कीट की आहार नाल में भी कौन सा पीएच होता है? क्षारीय पीएच होता है। तो वो क्षारीय पीएच पर सक्रिय होकर मध्य आहार नाल की उपकला कोशिकाओं के साथ वो विष के कण जुड़ेंगे। जुड़ने के साथ ये उन कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न करेंगे, कोशिकाएं फूलेंगी, उनका लाइसिस होगा, फट जाएंगी और फाइनली कीट की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बच्चों के मन में कि सर, यदि हमने बीटी कॉटन में इस बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस को जब डाल रखा है, यदि ऐसा हुआ कि मनुष्य उसकी पत्तियां खा ले, तो बेटा मनुष्य उसकी पत्तियां खाएगा, वो जो निष्क्रिय विष है उसे सक्रिय होने के लिए चाहिए क्षारीय पीएच। बट जैसे ही मानव की गट में पहुंचेगा, तो जो स्टमक होता है ना, इस स्टमक का पीएच मनुष्य में होता है हाईली एसिडिक 1.8। यहां जाकर वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा और वो हमारे मनुष्य की उपकला कोशिकाओं से जुड़कर उन कोशिकाओं को फोड़ नहीं पाएगा। अतः ये जो प्रोटीन है, ये जो विष है, ये मनुष्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं डाल पाता। थोड़ा सा और आगे चलें तो ये जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस का जो जीन है, ये जीन क्रॉप स्पेसिफिक यानी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होते हैं, साथ ही साथ इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कीटों के लिए भी ये विशिष्ट होते हैं। इसका नाम है CRY जीन। उसमें CRY1AC एंड CRY2AB जीन हम कॉटन में इंट्रोड्यूस कराते हैं वॉलवर्म के लिए। CRY1AB जीन हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कॉर्न में, मक्के में, बोरर्स के लिए। तो आप याद रखें CRY जीन, इसका फर्स्ट AC एंड सेकेंड AB ये कॉटन में वॉलवर्म के लिए, एंड CRY1AB ये मक्के में बोरर या छेदक के लिए हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब आ जाते हैं टोबैको पर। हमें एक पीड़क प्रतिरोधी पौधे के लिए टोबैको या तंबाकू की कहानी यहां डिस्कस करनी है। बेटा पहले मैं इसको समझा रहा हूं, है ना, फिर इसका एक फ्लो चार्ट बना दूंगा। उस फ्लो चार्ट से पूरी जो मैकेनिज्म है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो पीड़क प्रतिरोधी पौधा है, ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की जो हमारी तैयारी यहां चल रही है, जिसमें हमने बीटी कॉटन को डिस्कस किया, अब हम आ चुके हैं तंबाकू पर। तो बेटा कुछ ऐसे निमेटोड हैं जो कि पादपों पर, एनिमल्स पर, यहां तक कि मनुष्य में परजीवी के रूप में होते हैं। इन्हीं में से एक निमेटोड का नाम है मेलॉयडेगाइन इनकॉग्निशिया। ये निमेटोड तंबाकू की जड़ों पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके रूट नॉट डिसीज, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बोल दिया मैंने, आप याद ना भी रखें तो चलेगा, रूट नॉट डिसीज को कॉज करता है, जिससे तंबाकू की ईल्ड जो है वो, उसकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। हम तो चाहते हैं उत्पादन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। तो जब निमेटोड मेलॉयडेगाइन इनकॉग्निशिया तंबाकू की जड़ों पर आक्रमण कर रहा है, तो उस आक्रमण के दौरान वो जड़ों में पहुंचकर अपना एमआरएनए रिलीज करता है और उसका एमआरएनए एक विशेष प्रोटीन को बनाता है, जिससे तंबाकू का उत्पादन कम होने लगता है। यदि हमें उस उत्पादन को रिस्टोर करना है, तो मेलॉयडेगाइन इनकॉग्निशिया को हम जड़ों में आने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि उसका जो एमआरएनए वो कोशिकाओं में रिलीज कर रहा है,
उसको प्रोटीन बनाने से रोक दें, तब उसके आरएनए को रोकना मतलब आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोकना मतलब हम उसके कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं। तब एक मेथड आई जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेप विधि, या इसी को बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग मेथड, क्योंकि इसमें हमने उस आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोक दिया। तो वास्तव में ये जो आरएनए इंटरफेरेंस मेथड है, ये एक बहुत ही नोवेल स्ट्रेटजी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, जो सभी यूकैरियोटिक जीवों में, जब मैं सभी यूकैरियोटिक जीव बोल रहा हूं, इसका मतलब है प्रोटिस्टा से लेकर एनिमल तक सभी यूकैरियोटिक जीवों में सेलुलर डिफेंस की एक मैकेनिज्म है, कोशिका सुरक्षा की एक विधि है। ये विधि काम कैसे करेगी? इस विधि में हम तमाकू की कोशिकाओं में नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिससे उससे सेंस व एंटीसेंस दोनों आरएनए बने, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए। आइए मैं यहां समझा देता हूं इस पर आपको। हम यहां पर चाहते हैं कि जो नेमेटोड है वो नेमेटोड अटैक कर रहा है तंबाकू की जड़ों पर, लेकिन अटैक करने पर वो जो एमआरएनए छोड़ रहा है वो एमआरएनए क्या हो जाए? साइलेंस हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, ये है हमारे पास में डीएनए। साथियों ये जो डीएनए है इसे मैं लिख रहा हूं, ये है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। और नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को हमने एगेरोबैक्टीरियम जो वेक्टर था उसके साथ जोड़कर तंबाकू में इंट्रोड्यूस करा दिया। या फिर हम ऐसे वायरस को तंबाकू पर आक्रमण करने देते हैं जिनमें आरएनए जीनोम होता है, या हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं ट्रांसपोजॉन्स को जिन्हें बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है इस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन का सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है हमारे पास में? तो इसका जो सोर्स है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन का, या तो ऐसे वायरस जिनमें आरएनए जीनोम है या ट्रांसपोजॉन, ठीक है। तो यहां हम एगेरोबैक्टीरियम का यूज करके नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया टोबैको में। जैसे ही ये टोबैको में पहुंचेगा, इसने वहां पर बनाया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसमें सेंस एंड एंटीसेंस दोनों स्ट्रैंड मौजूद हैं। बेटा इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर मैं जो मैकेनिज्म बता रहा हूं वो एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट में दी है, बट हम यहां कंप्लीट सीख लें। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है डाइसर। वो डाइसर एंजाइम इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, रहेंगे अभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही, बट ये थोड़े से छोटे हो गए हैं, तो स्मॉल इंटरफेयरिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहां पर हमें मिल गया। आप चाहें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में केवल एसआई आरएनए भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमने डाइसर की सहायता से इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में ब्रेक कर लिया। अब ये जो स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये जो स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो हमारे पास है, ये जुड़ेगा राइबोन्यूक्लियेज के साथ। ये यहां पर एक एंजाइम मैंने ले लिया, नाम की कोई जरूरत नहीं है, ये है राइबोन्यूक्लियेज। और इस राइबोन्यूक्लियेज से यहां पर जुड़ने वाला है, इस राइबोन्यूक्लियेज से यहां पर जुड़ जाएगा हमारा एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जैसे ही नेमेटोड अटैक करेगा, उन नेमेटोड अपने एमआरएनए को यहां पर रिलीज करेगा, ठीक है। इसके रिलीज होने के साथ ही ये राइबोन्यूक्लियेज प्लस स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए का जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही एक्टिवेट होगा तो यहां पर, अब मैं येलो कलर ही मान लेना आप इसको, और ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आप कहेंगे तो मैं यहां इसका नाम भी बता दूंगा आपको। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ना, राइबोन्यूक्लियेज प्लस स्मॉल इंटरफेयरिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसे बोलते हैं रिस्क। रिस्क का मतलब है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर ये है एक्टिवेटेड रिस्क। ये जो एक्टिवेटेड रिस्क रहेगी, इसका ये जो स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए है
वो इस नेमेटोड के एमआरएनए के किसी ना किसी एक हिस्से का पूरक होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और जैसे ये यहां जाके जुड़ेगा, यहां पर कट लगना चालू हो जाएंगे, और अब इस तरह से हमें नेमेटोड का आरएनए कटकर मिल गया। और जब ये नेमेटोड का आरएनए कट गया, तो अब फाइनली वो आरएनए प्रोटीन को फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है कि तंबाकू की जड़ों पर नेमेटोड मिलाइड ऑर्गेन इनकॉग्निशिया के संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस एक मेथड है। इस मेथड में हम तंबाकू की जड़ों की कोशिकाओं में या तंबाकू की कोशिकाओं में नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं एगेरोबैक्टीरियम वेक्टर्स के द्वारा, जिसका सोर्स होते हैं वायरस या ट्रांसपोजोन। ये वहां जाकर ये जीन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नेमेटोड के स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। हमारी एनसीईआरटी एसआईआरएनए, रिस्क, डाइसर, राइबोन्यूक्लियेज, एक्टिवेटेड रिस्क ये कुछ भी पढ़ाती नहीं है। बट फिर भी आपने देख लिया कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, उससे छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने, वो राइबोन्यूक्लियेज के साथ जुड़े, उनसे स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड एक्टिवेटेड आरएनए बन गया, जिसने इस एमआरएनए को ब्रेक करवाने में, इसको तोड़ने में हेल्प कर दी। यह है आरएनए इंटरफेरेंस। याद रहेगा, ये सिर्फ टोबैको में नहीं, सभी यूकैरियोट में सेलुलर डिफेंस की एक मेथड है। तो चलिए इसी के साथ अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे की तरफ यदि चलें, बेटा अब हमें पढ़ना है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो औषधियां हैं, वो औषधियों का उत्पादन या औषधियों को जहां से प्राप्त किया जा रहा था, वो दो तरह के सोर्स थे हमारे पास। एक है अमानवीय स्रोत से प्राप्त औषधियां। बोले सर ये क्या होती हैं? तो विश्व के स्तर पर एक बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, बड़े पैमाने पर फैली हुई है, जिसके इलाज के लिए हमें चाहिए इंसुलिन। बेटा ये इंसुलिन को सबसे पहले भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर, कुत्ता, इनके इंसुलिन मतलब जो अमानवीय स्रोत हैं, जो अदर एनिमल्स हैं ह्यूमन के अलावा, उनके पेंक्रियास से इस इंसुलिन को निकाला और उन मनुष्यों को ये इंसुलिन दिया जिनमें डायबिटीज मेलिटस थी। ये इंसुलिन लेने के हानिकारक प्रभाव उन मनुष्यों को देखने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरे एनिमल से प्राप्त इंसुलिन थी, जिसने इनके शरीर में आकर एंटीजन की भांति बिहेव किया, और उस एंटीजन के कारण इन मनुष्यों में अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव देखने को मिले। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ऐसी दवाइयां जो अमानवीय स्रोत से प्राप्त की जाती हैं, उनके अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर हो सकते हैं। अतः रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अब हम वही दवाई बनाएंगे जो ह्यूमन का इंसुलिन है, उस इंसुलिन को हम जीवाणु की सहायता से बनाएंगे, जिससे वो इंसुलिन अधिक सुरक्षित, अधिक प्रभावी हो जाएगा, व साथ ही साथ उसके अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव भी नहीं रहेंगे। वर्तमान में विश्व के स्तर पर 30 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाली दवाइयां बेची जा रही हैं, उनके यूज की परमिशन है। भारत में इनमें से 12 दवाइयों को, 12 औषधियों को परमिशन दे रखी है। यदि हम बात करें यहां पर इंसुलिन की, तो बेटा जो इंसुलिन होता है, ह्यूमन का इंसुलिन, निष्क्रिय अवस्था में उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, चेन ए, चेन बी, चेन सी। आप यहां देख भी पा रहे होंगे, ये जो हमारे पास में है, ये हो गई हमारी चेन ए, ठीक है, ये हो गई हमारे पास में चेन बी, और यहां पर चेन सी। तो ए एंड बी के बीच में ये जो चेन सी जब प्रेजेंट रहेगी, तो ये होता है निष्क्रिय इंसुलिन। चेन सी को हटाने पर हमें मिलेगा सक्रिय इंसुलिन, जिसमें चेन ए और चेन बी मौजूद रहेगी, और चेन ए व बी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है एली लिली कंपनी। ये 1983 में इस अमेरिकन कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन की चेन ए
व चेन बी को संश्लेषित कर इन दोनों चेनों को जीवाणु में प्रवेशित कराकर, इन दोनों चेनों को जीवाणु में प्रवेशित कराकर उसके द्वारा इनका उत्पादन किया। जीवाणु के द्वारा इन चेनों का क्या किया? उत्पादन। सेपरेट सेपरेट उत्पादन करके इन दोनों चेनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया। जोड़ने पर हमें मानव का सक्रिय इंसुलिन यहां पर प्राप्त हुआ और इसे मार्केट में ह्यूम्यूलिन के नाम से बेचा जाता है। ह्यूम मींस ह्यूमन, यूलिन से आ रहा है इंसुलिन। तो देखें, जब अमानवीय स्रोत मतलब दूसरे एनिमल्स से हम इंसुलिन को प्राप्त कर रहे थे तो अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव आ रहे थे। हमने क्या कर लिया? हमने मनुष्य की ही चेन ए चेन बी को इश्चेरिशिया कोलाई में प्रवेशित कराकर उत्पन्न कर लिया। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर उसका उपयोग करने लगे। अधिक प्रभावी, अधिक सुरक्षित इंसुलिन बन गई जिसके कोई अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव भी नहीं है। आप चाहें तो ये इंफॉर्मेशन याद कर लें, एनसीईआरटी में नहीं है बट याद कर सकें तो हमें करनी चाहिए कि चेन ए में 21 अमाइनो एसिड, बी में 30 एंड सी में 33 अमाइनो एसिड होते हैं। तो जो निष्क्रिय इंसुलिन है उसमें होते हैं 84 अमाइनो एसिड एंड सक्रिय इंसुलिन में होंगे 21 प्लस 30 51 अमाइनो एसिड। यहां से यदि हम थोड़ा सा और आगे की तरफ स्टार्ट करें चलना तो हमें यहां पर मिल रही है जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। बेटा, यदि कोई बच्चा, यदि कोई चाइल्ड जन्मजात आनुवांशिक विकृति के साथ जन्म लेता है, मतलब उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर बाय बर्थ उसके साथ मौजूद है, ठीक है, तब उसके उपचार के लिए जीन चिकित्सा एक प्रयास हो सकता है, जीन चिकित्सा एक पद्धति हो सकती है। तो हमने जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम उपयोग 1990 में किया एक 4 वर्षीय लड़की में एडीए एंजाइम की कमी के लिए। ये जो 4 वर्षीय लड़की है इसमें एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस लड़की में एडीए जीन अनुपस्थित है जो एडीए एंजाइम को बनाता है। वास्तव में एडीए एंजाइम मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र के कामों के लिए जरूरी है। तो जब उस लड़की में एडीए एंजाइम नहीं है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर हो गया। अब इसकी हमें कमी दूर करनी है, जन्म हो चुका है, तो अब हमारे पास 2 उपाय हैं। एक है टेम्परेरी ट्रीटमेंट, एक है परमानेंट ट्रीटमेंट। टेम्परेरी ट्रीटमेंट में यह है कि हम इसकी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करें, बार बार करना पड़ेगा। हम इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी लें, जैसे डायबिटीज मेलिटस के मरीज इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे ही ये व्यक्ति सक्रिय एडीए एंजाइम का इंजेक्शन लगा ले। या हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड या आनुवांशिकता निर्मित टी लिम्फोसाइट का उपयोग करें। कैसे बनाई है ये आनुवांशिकता निर्मित टी लिम्फोसाइट? ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट से हमने उसकी टी लिम्फोसाइट को निकाला, उनका कल्चर होने दिया। कल्चर होने पर मास ऑफ टी लिम्फोसाइट हमें यहां मिला। इस मास ऑफ टी लिम्फोसाइट पर हमने आक्रमण होने दिया रेट्रोवायरस का, जिसमें सक्रिय एडीए जीन मौजूद है, इसमें फंक्शनल एडीए जीन प्रेजेंट है। इस रेट्रोवायरस ने इन सेल्स में यहां पर एडीए जीन को ट्रांसफर किया, देन वापस हमने इन सेल्स को रिटर्न कर दिया, इनका ट्रांसफ्यूजन कर दिया पेशेंट की बॉडी में। तो पेशेंट को अब ऐसी टी लिम्फोसाइट मिल गई हैं जिनमें फंक्शनल एडीए जीन प्रेजेंट है। लेकिन समस्या ये है, इन सेल्स को अभी बार बार हमें बदलना पड़ेगा। वे सारे ट्रीटमेंट जो अभी हमने पढ़े ये टेम्परेरी हैं। कौन कौन से? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, आनुवांशिकता निर्मित टी लिम्फोसाइट, ये सभी टेम्परेरी हैं। हालांकि ये आनुवांशिकता निर्मित जो टी लिम्फोसाइट है ये भी एक तरह की जीन थेरेपी ही है, बट ये वाली जीन थेरेपी टेम्परेरी है। यदि हम बात करें परमानेंट जीन थेरेपी की, तो परमानेंट जीन थेरेपी में हमारे लिए आ जाएगा कि वो हमें करनी होगी अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में, वो हमें करनी पड़ेगी प्रारंभिक भ्रूण अवस्था के दौरान। तो बिल्कुल भ्रूण की शुरुआत में ही एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक से यदि पता चल जाए कि इसमें एडीए जीन की कमी है और उसी दौरान यदि उस भ्रूण की अवस्था के दौरान ही यदि एडीए जीन को ट्रांसफर करवा दें हम भ्रूण में, तब वो रहेगा परमानेंट ट्रीटमेंट।
तो ये है हमारी जीन थेरेपी। अब हम आ चुके हैं डायग्नोसिस पर। बेटा डायग्नोसिस का मतलब है रोग की पहचान। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, 2025 के नीट एग्जाम में सफल होने वाले हैं। डॉक्टर बनने के बाद जब पेशेंट्स आपके पास आएंगे तो आपकी पहली जो इच्छा रहेगी वो ये रहेगी, इनके रोग की जांच, इनके रोग की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो जाए। उनकी रोग की पहचान जितनी प्रारंभिक अवस्था में होगी उस रोग का इलाज उतना ही प्रभावी ढंग से हम कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस की दो तरह की मेथड है, एक है परंपरागत विधि या ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी है आधुनिक आणविक विधि। बेटा जो परंपरागत विधि है वो यूरिन व सीरम के एनालिसिस पर आधारित हैं, मूत्र व सीरम के एनालिसिस पर आधारित हैं। लेकिन इन विधियों के द्वारा, ये जो विधि है परंपरागत विधि है, मेथड है, इसके द्वारा रोग जनक की पहचान तभी संभव होगी जब रोग जनक की हमारे शरीर में मात्रा, उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रोग के लक्षण दिखाई देना चालू हो जाएंगे। यार इस समय यदि पता भी चल गया तो उतना प्रभावी ढंग से इलाज संभव नहीं है। हम चाहते हैं रोग जनक की जब संख्या हमारे शरीर में बहुत कम हो उस समय हम उसकी पहचान कर लें। उसके लिए हम यूज करेंगे आधुनिक आणविक विधि का, जिसमें आता है RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आती है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और जिसमें आता है एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। ये सारे टेस्ट आते हैं। बोले सर इन टेस्ट का उपयोग करके आप किस तरह से प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान करेंगे? तो सबसे पहले मैं PCR की जानकारी देता हूं। जो संदेहात्मक एड्स रोगी होते हैं, आपने जूलॉजी में एड्स पढ़ा है, आप सभी जानते हैं HIV वायरस शरीर में प्रवेश करे तो तुरंत लक्षण दिखाई देना चालू नहीं होंगे। उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से लेकर 10 साल का। शायद उसके बाद रोगी को, शायद उसके बाद संक्रमित व्यक्ति को पता चले उसे HIV है। बट हम चाहते हैं अर्ली स्टेज में जब HIV आया, जब उसकी संख्या बहुत कम थी, उस समय हमें पता चल जाए। तो जो संदेहात्मक एड्स रोगी होते हैं, बोले सर संदेहात्मक एड्स रोगी कौन है? वे जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं या जिन्हें हम सेक्स वर्कर्स भी कहते हैं, उनमें हम बार बार PCR की सहायता से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल को एम्पलीफाई करते रहते हैं, उनके न्यूक्लिक अम्ल को प्रवर्धित करते रहते हैं। उन न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन से जो न्यूक्लिक एसिड है उसके प्रवर्धन में हम चेक करते हैं क्या इनके पास HIV का RNA या DNA यहां प्रेजेंट है या नहीं। क्या ये बातें समझ आ रही हैं क्या? तो प्रारंभिक अवस्था में ही हमें पता चल जाएगा कि क्या इन्हें एड्स है अथवा एड्स नहीं है। इसी प्रकार से जो कैंसर रोगी होते हैं, हम उनके DNA को एम्पलीफाई करके उसको चेक कर सकते हैं। बेटा यहां एक और मेथड मैं बता रहा हूं, म्यूटेशन डिटेक्शन बाय प्रोब, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की ही है ये मेथड। जो प्रोब शब्द है पहले तो उसे सीखें। प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA अथवा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ध्यान से सुनना, डबल स्ट्रैंडिंग, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA अथवा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के अणु हैं जिनमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक को हमने जोड़ दिया। रेडियो सक्रिय समस्थानिक को जोड़ने का फायदा यह है कि ऐसे अणु जिनमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक रहेंगे वो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने मनुष्य के DNA की सामान्य सीक्वेंस की प्रोब बनाकर रखी हैं। मान लेते हैं एक महिला जिसके परिवार में उसकी मदर, नानी, उसकी सिस्टर्स, मौसी, इन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है। वो महिला एट द एज ऑफ 35 में डॉक्टर के पास आई और डॉक्टर को उसने बताया कि भाई उसके फैमिली में ये है, वो नॉर्मल मेमोग्राफी कराना चाहती है, ब्रेस्ट की सोनोग्राफी कराना चाहती है, जानना चाहती है क्या उसे भी ब्रेस्ट कैंसर है अथवा नहीं। मेमोग्राफी का टेस्ट नेगेटिव आया। जब डॉक्टर को यह पता चला कि यार इसके परिवार में तो हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उन्होंने उनको सलाह दी कि क्यों ना हम आपका एक बार म्यूटेशन डिटेक्शन टेस्ट कर लें। म्यूटेशन डिटेक्शन में यह किया जाएगा भाई अभी प्रेजेंट में उसे कैंसर नहीं है, बट क्या इसमें कैंसर वाला जीन, म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है अथवा प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, जो सामान्य प्रोब है उस प्रोब को
हम स्प्रे करेंगे इस व्यक्ति के सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर, ये जो महिला है इसके सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर। स्प्रे करने पर यदि वो आपस में पेयर हो गए, उनकी पेयरिंग हो गई, तो चूंकि प्रोब सामान्य डीएनए की थी, वो प्रोब किसके साथ पेयर होगी? सामान्य डीएनए के साथ। और यदि प्रोब की पेयरिंग हो गई, फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें उसकी इमेज दिखाई दे गई, तब हम कहेंगे कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर का जीन मौजूद नहीं है, म्यूटेशन प्रेजेंट नहीं है। बट यदि प्रोब उस महिला या उस व्यक्ति के डीएनए के साथ पेयर नहीं होती है, तब हम कहेंगे इसमें म्यूटेशन मौजूद है। आ रहा है सबको समझ? तो अभी रोग के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, सोनोग्राफी में, मेमोग्राफी में रोग का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने प्रोब मेथड के द्वारा म्यूटेशन को पहले ही डिटेक्ट कर लिया। ऐसे ही जो एलाइजा टेस्ट है, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो टेस्ट है, ये एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। जो रोगजनक हमारे शरीर में आया, या तो ये उस एंटीजन पर निर्भर करेगा या उस एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाली जो एंटीबॉडी है ये उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, हम आ चुके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन होते हैं? वे जीव जिनके डीएनए में हमने हस्त कौशल के द्वारा, परिचालन के द्वारा बाहरी डीएनए को प्रवेशित कराया, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में हमारे पास है रेट, रैबिट, पिग, सीप, काउ एंड फिश। आर स्क्वायर PSC F, रेट, रैबिट, पिग, सीप, काउ एंड फिश। इतने एनिमल्स के बावजूद भी मैक्सिमम जो ट्रांसजेनिक बनाए गए, उनमें 95% से ज्यादा जो ट्रांसजेनिक हैं वो चूहे हैं। इनका उपयोग किन कामों में होता है? इनका उपयोग होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को जानने में। बोले क्या होती है सर नॉर्मल फिजियोलॉजी व डेवलपमेंट? जैसे इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये हमारे शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी है। बट पता कैसे चला कि इंसुलिन ये काम कर रहा है? तो हमने इंसुलिन जैसे वृद्धि कारकों को ऐसे जीवों में प्रवेशित कराया जिन जीवों में इंसुलिन पाया नहीं जा रहा था। तब हमने ये पता किया कि वास्तव में इंसुलिन इंट्रोड्यूस कराने का क्या प्रभाव होता है। इसी तरह से किसी रोग का अध्ययन करने, रोग का अध्ययन करने मतलब उस रोग की अलग अलग स्टेजेस को जानने, उस रोग का इलाज समझने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स में रोगों को उत्पन्न किया और उसके लिए कुछ रोगों के मॉडल भी बनाए, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर्स, रूमेटाइड अर्थराइटिस। इनके ट्रांसजेनिक मॉडल हमारे पास उपलब्ध हैं। ये मॉडल प्रेजेंट हैं जिनका उपयोग करके हमने इन रोगों की पैथोफिजियोलॉजी को, इनके ट्रीटमेंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया या समझा। बेटा बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या जैविक उत्पादों के उत्पादन में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है। जैसे एक मनुष्य का प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसका उपयोग एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसी तरह से अलग अलग रोगों जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया व सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज के लिए भी हमने ट्रांसजेनिक मॉडल्स से जैविक उत्पादों का उत्पादन कराया। 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई रोजी, एनसीईआरटी में 1977 लिखा है, आप 97 याद रखना, इंग्लिश में 97 ही है। तो 1997 में ट्रांसजेनिक काऊ रोजी बनाई। ये रोजी मनुष्य के अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन को अपने दूध में उत्पन्न करती है, वो भी 2.4 ग्राम प्रति लीटर की दर से। ये जो प्रोटीन है ये मनुष्य के शिशुओं की नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक अच्छा पोषक है जो सामान्य गाय के दूध में पाया नहीं जाता। तो इस तरह से हम जैविक उत्पाद भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में और आगे हम जाएं तो हम वैक्सीन सेफ्टी का जो टेस्ट है, टीके की सुरक्षा का परीक्षण जो है वो भी ट्रांसजेनिक के द्वारा कर रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक चूहों पर हमने पोलियो वायरस का पहले उपयोग किया, पोलियो वायरस उनको दिया उसकी वैक्सीन बनाने के लिए। उससे ही हमें समझ आया कि वायरस की कितनी मात्रा हम वैक्सीन में रखें जिससे स्वस्थ व्यक्ति को देने पर उसे पोलियो ना हो जाए, क्योंकि वास्तव में वैक्सीन होती क्या है, उसमें मृत अथवा दुर्बल रोगजनक ही तो होता है। तो बार बार हमने अलग अलग मात्रा में पोलियो का वायरस किसको देकर देखा, ट्रांसजेनिक चूहों को, जिनसे हमें पता चला कि भाई अब कितना अमाउंट उसके लिए सुरक्षित रहने वाला है। केमिकल सेफ्टी टेस्ट लास्ट यूज रहेगा हमारा ट्रांसजेनिक का।
जिसमें हम केमिकल्स की जो टॉक्सिसिटी है, उनकी जो विषालुता है, या जो ड्रग्स हैं उनकी जो विषालुता है, उसको यहां पर चेक करते हैं। क्योंकि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ऐसे जीन मिलते हैं जो जीन उन्हें विषैले पदार्थों के लिए अधिक संवेदनशील बना देते हैं। तो एक सामान्य एनिमल विषैले पदार्थों के लिए जितने समय में रिएक्शन देगा, जितने समय में संवेदनशील होगा, रिस्पॉन्स देगा, ट्रांसजेनिक उससे कम समय में रिस्पॉन्ड दे देते हैं। अतः हम ट्रांसजेनिक का उपयोग करेंगे केमिकल्स की सेफ्टी को पता करने के लिए, क्या वो विषैले हैं अथवा विषैले नहीं है, या ड्रग्स विषैली हैं और विषैली हैं तो उनका कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, लास्ट हम आ चुके हैं इस चैप्टर की हेडिंग पर, और ये हेडिंग है हमारे पास में नैतिक मुद्दे, या जिन्हें बोला जाता है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज का मतलब है बेटा अब हम बिना रेगुलेशन के और ज्यादा किसी जीवित जीव का बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोगों के लिए उपयोग नहीं कर सकते और किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन प्रयोगों के हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। पता चले हम किसी जीव पर कोई बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद जब उसे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करें तो उसके हानिकारक प्रभाव इकोसिस्टम पर हो सकते हैं। इन्हीं गंभीर बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी को बनाया। ये जो जीईएसी है ये जीएम रिसर्च, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए होने वाली रिसर्च की जो वैलिडिटी है, उसकी जो वैधानिकता है, क्या वो रिसर्च वैलिड है या नहीं। साथ ही साथ इन जीवों को जब इकोसिस्टम में प्रवेश कराएंगे तो इकोसिस्टम के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं, इसको पहले ये चेक करती है, तब जाके रिसर्च की परमिशन देती है। तो एक मुद्दा तो यह है कि रिसर्च की परमिशन मिले या रिसर्च की परमिशन ना मिले, ये चेक कर रही है जीईएसी। एक और आक्रोश है जनमानस में, वो आक्रोश है पेटेंट इश्यूज को लेकर, एकस्व अधिकारों को लेकर। बेटा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे उत्पादों का अथवा ऐसी प्रक्रियाओं का पेटेंट ले लेती हैं जिनका उपयोग मनुष्य हजारों वर्षों से करता आ रहा है। वो आनुवांशिक पदार्थ, पौधे अथवा जंतु का उपयोग कर किसी ऐसे मटेरियल का पेटेंट यहां पर ले लेते हैं जो ऑलरेडी पहले से उपयोग हो रहा था। जैसे यहां पर हम बात करें धान की, राइस की। बेटा भारत के, एशिया के कृषि इतिहास में हजारों वर्ष पहले से धान का वर्णन मिलता है। अकेले भारत में धान की 2 लाख किस्में हैं। धान की एक वैरायटी बासमती की ही 27 किस्में भारत में उगाई जाती हैं, जो अपनी सुगंध, अपने स्वाद के लिए बड़ी फेमस है, और बासमती का वर्णन हमारे देश के लोक साहित्य में भी है। इसके बावजूद भी 1997 में, यहां भी 77 लिखा है, उसे 97 कर लेना। 1997 में अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती धान का पेटेंट लेने के लिए अमेरिकन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में एप्लीकेशन दी। उन्होंने ये बताया कि ये जो नई धान है ये हमने डेवलप की है, ये हमारे यहाँ की है, यदि उन्हें वो पेटेंट मिल जाता तो उन्हें बेचने का एकस्व अधिकार प्राप्त हो जाता, फिर दूसरे लोग धान को बेच नहीं पाते, धान का व्यापारिक उपयोग नहीं कर पाते। वास्तव में अमेरिकन कंपनी ने ये जो धान बनाई थी, ये भारतीय धान की बासमती की किस्म और अर्धबौनी किस्मों के संकरण से इन्होंने बनाई थी। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे ही संसाधन का उपयोग करके इस धान को डेवलप किया था और इसका पेटेंट ले रहे थे, जो कि बड़ी खराब बात है। ठीक है, तो यहां एक और चीज समझें बेटा, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारे राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के जैव संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं, वो भी उनकी परमिशन के बिना और बिना किसी क्षतिपूरक भुगतान के। मतलब उनके संसाधनों का उपयोग भी कर लिया, ना उनसे पूछा, ना उन्हें कोई क्षतिपूरक भुगतान और ना उन्हें लाभ में कोई साझेदारी दी। इसे बोलते हैं बायो पायरेसी। ठीक है, इसी चीजों को रोकने के लिए भारतीय संसद ने हाल ही में इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया। ये जो दूसरा संशोधन है, इसके अंतर्गत इमरजेंसी पेटेंट प्रोविजन, मतलब आकस्मिक एकस्व अधिकार संबंधी प्रावधान, साथ ही साथ डेवलपमेंट व रिसर्च इनिशिएटिव के लिए इन्होंने कुछ प्रावधानों को जोड़ा है,
इस तरह से ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा बायोफार्मास्यूटिकल्स व बायोलॉजिकल्स का उत्पादन करना है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे पहले हमने देखा कि भाई किस तरह से पीड़क प्रतिरोधी फसल का विकास हो, उसमें टोबैको, उसमें हमने बीटी कॉटन को डिस्कस किया। यदि हम बात करें मेडिसिन के क्षेत्र में, तो मेडिसिन में हमने इंसुलिन को देखा, जीन चिकित्सा को देखा, डायग्नोसिस को यहां पर देखा। डायग्नोसिस के बाद हम यहां आ गए थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे, जिनमें हमने शरीर की सामान्य क्रिया व विज्ञान, नॉर्मल फिजियोलॉजी व डेवलपमेंट को देखा। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को देखा, हमने वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट को यहां पर देखा, हमने रोगों की अध्ययन के लिए कुछ मॉडल बनाए, और लास्ट में हमने यहां पर जो केमिकल सेफ्टी टेस्ट है उसको किया। तो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा एथिकल इश्यूज। बेटा आप सभी एमजीसीआई यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। अगली जो कड़ी रहेगी, अगला जो लेक्चर रहेगा, वो अगेन एक वन शॉट रहेगा। उस वन शॉट में हम 1 घंटे के अंदर हमारे बायोटेक के जैसे हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं, पहले चैप्टर को भी हमने एक घंटे 10 मिनट में डिस्कस किया, ये लेक्चर भी कुछ 1 घंटे के आसपास का रहेगा। बेटा यदि 1 घंटे में हमारे 3 से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, बड़ा सस्ता सौदा है। और ये जो लास्ट मूवमेंट है, इस लास्ट मूवमेंट में हमारी जरूरत भी यही है कि हमें सॉलिड कंटेंट कम से कम समय में मिल जाए, जिससे हम इस लास्ट मूवमेंट का फायदा उठा सकें। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को लिए नीट 2025 के लिए। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और एमजीसीआई यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।